अब मैं विभाग से बोलूंगा कि तुम सबका जोरदार स्वागत है। तुम लोग अंदर चले जाओ। वेलकम सॉन्ग के साथ स्वागत करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम दिल से, स्वागतम सुस्वागतम दिल से, सुस्वागतम आज की शुभ घड़ी, हार्टली वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम दिल से, सुस्वागतम। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा, मधुर तराने हर एक दिल में गूंजती रहे सदा। जीवन की खुशियाँ प्यार की मधुर तराने हर एक दिल में गूंजती रहे सदा। आज की शुभ घड़ी, हार्टली वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम दिल से, सुस्वागतम 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 दिल से, सुस्वागतम। मैं यहाँ उपस्थित सारे माननीय और गणनीय लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे देने का कष्ट किया। और ये सारे बच्चे हमारे ग्राम दिगलीपुर के, जिनको प्रोत्साहित करने का बहुत बड़ा काम किया। और सबसे बड़ी बात हमारे डीएफओ साहब के लिए कि उनका शेड्यूल इतना टाइट होने के बावजूद भी उन्होंने आप लोगों को समय दिया। मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे भी उनका मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के कल बहुत खुश हो रहे थे, आज आपके सामने खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि आपको दोबारा मोटिवेट करें कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया। हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑटो चलाकर शाम को यहाँ आके क्लास करते हैं, ऐसी भी महिलाएं जो नौकरी करके आके क्लास करती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो टीचर्स हैं फिर भी शाम को आके क्लास कर रहे हैं, पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं जो ड्यूटी करने के बाद भी क्लास करते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे हैं मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करिए, इस देश के लिए करिए। और ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है, इस उद्देश्य से किया गया है कि यहाँ पे इससे पहले भी जो कोचिंग रहा है तो लोगों को पता नहीं रहता कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। इससे पहले भी फिजिक्स वाला का बुक एक लॉट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्रोग्राम नहीं कर पाया ड्यू टू रेन रीज़न, और हमको भी मौका नहीं मिला। और अब इस बार इसीलिए आप लोगों को हर एक छोटे छोटे इंग्लिश का अलग से बुक है, बाइलैंग्वेज बुक है, रीजनिंग का अलग बुक है, मैथ्स का अलग बुक है, ताकि आप लोगों को दोबारा कोई धोखा ना दे। क्या पढ़ के जाना एग्जैक्टली पेपर में आपको मालूम होना चाहिए। रीजनिंग का 22 से 23 टॉपिक्स है, 25 मार्क्स का रीजनिंग है, 50 का इंग्लिश है। इसीलिए मैंने बाइलैंग्वेज इंग्लिश लिया है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स्ड है, आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। और टॉप क्लास का राइटर है अग्रवाल साहब, हमारे मित्र भी हैं, और PWD वाले पांडे सर भी हमारे जानने वाले हैं। तो कुछ था और भी कुछ बुक्स आ रही हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं। और ये कोई मतलब हम लोग सिर्फ देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ना तो इस पर कोई किसी से हमारा कोई मतभेद या जाति से लेना देना है, कोई पॉलिटिकल इशूज हैं। और ये जो सेवा कर रहे सिर्फ इसलिए कि आप ये देखिए कि हमको 3 बजे तक सबसे पहले मेरे प्रायोरिटी मेरा डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो समय मिलता है मैं आपके लिए निकालता हूँ। और जो बच्चे मेरे लिए समय निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ के उत्तम साहब प्रमुख सर आए, जिनका योगदान है कि आप लोगों के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, स्पेस दे रखा है हमें पढ़ाने के लिए, और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित सारे बच्चों का थैंक यू बोलने के साथ मैं भी चाहूँगा डीएफओ सर आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच दें। बच्चे सब
मैं बच्चा तो नहीं कहूँगा कि अब तो देश के नागरिक ही है, सब सिटीजन्स ही है, नॉट कि हम स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं। पर पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग फॉर मी। और मैं अब पूछना चाहूँगा कब से वेट कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, कितना टाइम हो गया? 20 मिनट से वेट कर रहे हैं। इतनी गर्मी में 20 मिनट तक मेरे वेट किया। आई एम रियली सॉरी, आई हैड सम वर्क। मैं बोला था कि 5:30 से 5:45 के बीच में आऊँगा। आई ट्राई टू कम अर्ली। आई कीप इट शॉर्ट, ज़्यादा तो नहीं है। पर पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या उद्देश्य चाह रहे हैं, मतलब किस चीज़ में मोटिवेशन चाहिए आपको, क्या किस तरह का मोटिवेशन चाहिए? आप सब गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए या रिसर्च के लिए? कोई दो चार सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, पहले मैं जानना चाहूँगा रोज। फ्री होकर बताइए गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, ऐसा क्या अट्रैक्शन है? बच्चे 10-15 मिनट के बीच में माइक पे करा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? सर अंडमान में प्राइवेट में उतना स्कोप नहीं है एज कम्पेयर मेनलैंड। ठीक है, तो मेनलैंड कोई जाना नहीं चाहता, हायर स्टडीज़ किसको मेनलैंड नहीं जाना, सबको अंडमान भी रहना है। फाइनेंशियल का है, सो यू डोंट गेट स्कॉलरशिप्स। अगर आप एग्जाम देते हैं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। लेट मी फर्स्ट मेक इट क्लियर, जैसे आपको पता भी होगा अंडमान में एक बहुत दिक्कत हो जाती है, हम आइसोलेट हो जाते हैं कि हमको पता नहीं रहता कि मेनलैंड में कितना कंपटीशन, बच्चे क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हैं। और एक जो आपको फाइनेंशियल लगता है, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं IIT से किया था, तो मेरे टाइम पर भी IIT में फीस बहुत कम थी जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे होती है। मैंने जब IIT किया था तब आपका एक सेमेस्टर का 6 महीने की फीस 16,000 रुपये थी। अभी भी अगर आप जाएंगे तो जहाँ इंजीनियरिंग में लोग लाखों लाख रुपये देते हैं, IIT में आपका शायद 1 लाख में आपका 1 साल का हो जाता है। 4 साल का आपको कोर्स है तो 4 लाख में आपको पूरा BTech कर लेंगे और उसके बाद बच्चों की करोड़ों की नौकरी रहती है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप कंपटीशन का आप ऑनलाइन आ गया है, बहुत तरह की फ्री वीडियोस हैं, नहीं तो आप कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, दुनिया भर के हैं, दैट इज अप टू यू, आपको रेटिंग्स मिल जाती हैं। अब वो चीज़ नहीं रहेगी कि आप शहरों में पढ़ नहीं पा रहे। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टरी फॉलो करनी है तो डॉक्टरी में भी सरकारी कॉलेजेस हैं। एम्स में हमारे टाइम पे 1 रुपये में पढ़ाई होती है। जो डॉक्टर एम्स में सेलेक्ट आते थे 1-2 रुपये में पूरा उनका डॉक्टरी हो जाती है। तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छे एवेन्यूज है। तो रिगार्ड्स जहाँ आप फाइनेंशियल होते हैं वहाँ आता है जब आपकी मेहनत में कमी है। मैं इसको फ्रैंकली बोलूँगा कि मैं कई सारे ऐसे TV सीरीज पे आते हैं उसमें देखता हूँ। अभी एक मूवी देखी थी मैंने, ये आपकी डंकी मूवी थी शाहरुख खान की, शायद लोगों ने देखी होगी। उसमें इज अ ट्रेंड कि पंजाब में लोग कनाडा जा रहे हैं, सब माँ बाप अपनी ज़मीन बेचकर उनको कनाडा भेज रहे हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आपको लगता है कि हम विदेश चले जाएंगे तो सही हो जाएगा, या हम मेनलैंड बस ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो हम कमा लेंगे कि जो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जा रहे हैं वो कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देश में हमेशा से असर है, जिसके पास टैलेंट है, जो मेहनती है वो कमा रहा है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं। दूसरी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सिंड्रोम होता है कि हम लोग होमसिक होते हैं, कि हम घर पर ही रहना चाहते हैं, मैं अपने परिवार के साथ रह लूँ, अपने माता पिता, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ उसी कॉलोनी में रहूँ। इस मेंटालिटी से आपको बाहर उठना पड़ेगा। देश में जितने बड़े लोग को आप देखते हैं, जिसको भी आपको लगता है कि मैं इनको फॉलो करना चाहता हूँ, अगर आपको किसी से भी आप इंस्पायर होते हो, या आपको लगता है कि भाई मोदी जी इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, या नेहरू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, गांधी इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, ये सब लोग घर से निकल कर ही बने। आप घर की 4 दीवार में सिमट के कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना देश को कुछ आप दे पाएंगे, ना खुद अपनी लाइफ को कुछ बन पाएंगे। मैं बड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि देश के नाम पे कहना इट्स वेरी इजी, हर कोई देश देश कहता रहता है। मैं यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेल्फिश। आपको अपनी तरक्की करनी, पहले अपनी तरक्की करनी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, अपने घर वालों को प्रोग्रेस करना है, अपने घर का स्टेटस बढ़ाना है, स्टैंडर्ड बढ़ाना है, यही करना है ना सबको, यही करना होता है। सरकारी नौकरी हम क्यों करते हैं? स्टेबल जॉब, पहली चीज़ होती है स्टेबल जॉब। सेकंड चीज़ होती है इज्जत, समाज में इज्जत। ज़माने बदल गए, मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ, मेरे जितने भी साथ के लोग IIT और स्कूल में जो मेरे साथ थे, दे ऑल आर अर्निंग रियली वेल, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा स्टेटस है, अच्छा खासा स्टैंडर्ड है और अच्छी खासी समाज में इज्जत है। अब सिर्फ एक सरकारी नौकरी से आपकी इज्जत होगी ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जहन से निकालें। सरकारी नौकरी इज्जत पाने का इकलौता जरिया नहीं है। इज्जत आपकी अपनी वैल्यू सिस्टम, आपके अपने बर्ताव से होती है, आपका क्या बिहेवियर है समाज में, आपका क्या चाल चलन है, उससे आपकी इज्जत होती है। और सरकारी नौकरी करके भी अगर आप कुछ काम नहीं करें, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करें, तो इज्जत करता है? मुझे तो नहीं करता है। सिर्फ IFS, IAS, IPS मिल जाने से इज्जत नहीं मिलती। उन लोगों की इज्जत से गलत लोग ही करते हैं। सही आदमी को देख के इज्जत करते हैं, उसका ओहदा देख के उसकी इज्जत नहीं होती। तो अगर आप इज्जत के पीछे भी भाग रहे हैं तो भी सरकारी नौकरी किसी काम की। अब आपको बड़ा अजीब लग गया कि आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मेरा एक सेम ही रहता है। आपको ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें। अब ये डायलॉग 3 इडियट्स का भी है, अजीब सा डायलॉग है, काफ़ी सही डायलॉग है
कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, आप कामयाब बनो, आप मेहनत करो। सरकारी नौकरी इकलौता जरिया नहीं है, प्राइवेट जॉब्स बहुत है, देश में स्टार्टअप्स भी खोल रहे हो। आप अपना टैलेंट अच्छा करो, जो भी आप पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई अच्छे से करो। तीसरा पॉइंट में आके आपको ये बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ पढ़ो, खेल कूद सब करते हैं, खेल कूद तो हिंदुस्तान में अच्छा कल्चर है, बचपन से माता पिता भी कहते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग खेलते कूदते हैं। पढ़ाई में हम थोड़ा पीछे रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एज ऐसी है, 15 साल से लेकर 25 साल तक एज ऐसी होती है कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, आपको पढ़ाई के अलावा सब करने का मन करेगा, बस पढ़ाई नहीं करेंगे। पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी कुछ इच्छाएं रुक जाएंगी, कि भाई मुझे घूमना फिरना था, मुझे पार्टी करनी थी, या जो भी आपके शौक थे, वो सारे शौक आप 25 साल के बाद भी पूरे कर सकते हैं। आप 15 से 25 हैं तो 15 से 22 साल अपने पढ़ाई को ऐसे दीजिए जैसे कोई पंडित ब्राह्मण पुराने साल में दिया करते हैं, जो ब्रह्मचर्य से कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ये जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, और अब तो हिंदुस्तान में यूपीएससी की भी, स्टेट पीसीएससी की एज इतनी होगी कि 30-35 साल तक की एज, तो आप उसमें जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। और पढ़ते हो ऐसे नहीं कि कई बार कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जो 28 साल के हो या 25-26 साल के हो रहे हो, उनका या वही जो लेडीज़ हैं उनको ये होता होगा कि हम पहले कुछ बन जाए, ऑफिसर बन जाए, फिर हम शादी करेंगे। उनको ये लालच होता है कि हम ऑफिसर बन जाएंगे, फिर हम बड़े लड़के से, अमीर से या बिजनेसमैन से या किसी ऑफिसर से शादी करेंगे। मैं आपको ये बोलूँगा, शादी को एक समाज में हमारे बड़ा गलत चलन है कि शादी को हमने एक बिजनेस बना दिया कि हम IFS है तो IAS IPS से शादी करेंगे, अगर हम ऑफिसर बनेंगे तो बिजनेसमैन से शादी करेंगे। प्लीज़ ये ना करें। अगर आप पहले ही वैल्यू सिस्टम खराब करोगे तो आप कैसे समाज से एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटर। आपको अपने आप को सुधारना। तो अगर आपका पढ़ाई के टाइम पे अगर आपकी एज होती जा रही है, आपको लग रहा है जैसे यूपीएससी में एक बहुत गलत चीज़ है कि यूपीएससी में 32 एज कर रखी है। अगर आप IAS IPS बनना चाह रहे हो तो 32 साल तक की एज के जनरल कैटेगरी में आप देते हो। उसमें क्या होता है, आपकी एज चली जाती है, लड़के 30-32 की होती है, फिर शादी नहीं होती, फिर शादी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। मैं पर्सनल राय आपको देना चाहूँगा, पढ़ाई चलती रहेगी, सोशल लाइफ को साइड बाय साइड चलेगी, उसको सैक्रिफाइस मत करें। अगर आपको अच्छा लड़का, अच्छा लड़की उसका ओहदे से या उसके परिवार के पैसे से नहीं हो, अगर कोई आदमी अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, तो घर की लक्ष्मी एक गरीब घर पर उठा देती है। जो भी लोग आज बड़े बड़े हो रखे हैं, मैं भी जो मेरी मिडिल क्लास फैमिली बनी है, ऐसा नहीं कि मेरे दादा परदादा अमीर थे, नहीं थे, हम सब कहीं ना कहीं किसान ही थे। सब ने 2-2 रुपये में, 1-1 रुपये में काम करना शुरू किया। तो जब मेरे दादा ने पढ़ाई करी, फिर मेरे पापा ने पढ़ाई करी, फिर मैंने पढ़ाई करी, परिवार का ओहदा उठता गया। उसमें किस तरह के लोग आते हैं। तो आप वैल्यू सिस्टम, सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में वैल्यू सिस्टम। आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को लोग हीरो मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, वो क्यों करते हैं? बेस्ड ऑन देयर वैल्यू सिस्टम। आपके गांव में कोई लीडर्स बनते हैं, कोई प्रधान बनाते हैं, किस हिसाब से बनाते हैं कि प्रधान हमारी सुनते हैं और हमारा काम करते हैं। उसे मेरे ऑफिस में भी आते हैं, जब भी आते हैं मैं कोई एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी आप मेरे पास आए, किसी क्रिमिनल का लेके मत आए, किसी गलत आदमी का लेके मत आए, सही आदमी की चीज़ लेके आए। सही आदमी की चीज़ लेके आएंगे, मेरी भी, आपकी भी, सबकी एक दूसरे की नज़र में इज्जत बढ़ेगी, और इसी में गाँव में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी कि सही आदमी का काम करते। गरीब को, कमज़ोर को कोई सपोर्ट नहीं करता। पावरफुल को, जो पैसा वाला हो, उसके लिए 10 लोग खड़े हो जाए, गरीब के लिए कोई खड़ा नहीं। ये आपको बताना है। इस देश में आपको ऐसा बनना है कि हम किसी से भीख ना मांगे, हमें किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। ये नहीं कि DFO साहब हो गए या मोदी साहब हो गए, साहब कोई नहीं, हम सब नौकर हैं। देश का प्रधानमंत्री भी आपका नौकर है। हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमें किसी से भीख नहीं मांगना। हमें ऐसा बनना है कि अपने पैरों पर खड़े हों और हम और लोगों को आगे बढ़ाएं, हाथ बढ़ा के ऊपर उठाएं। समाज में उठाओगे तभी तो आप खुद मेहनत करोगे, आप खुद पढ़ाई करोगे और अपना एक संस्कार, अपने वैल्यू सिस्टम बढ़िया रखोगे। गलत काम करना बहुत आसान है, रास्ते भटकना बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह से किसी कमज़ोर को थप्पड़ मारना बहुत आसान है, गुंडागर्दी करना, कमज़ोर को दबाना सबसे आसान काम है, पर कमज़ोर को बचाना ये ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है। और कमज़ोर को तभी बचाओगे जब आप खुद ताकतवर हो। खुद ताकतवर शिक्षा से बड़ी चीज़ नहीं। कितना जिम, बॉडी बिल्डिंग कुछ भी कर दो, 2 मिनट में गोली मार देते हैं। बंदूक के सामने आप जिम तो नहीं कर सकते, तो आप शारीरिक ताकत कितनी कर दोगे? पैसा आप कितना ही कर लो, आपसे अमीर कोई ना कोई हो ही जाएगा। हर शेर का सवा शेर होता है, तो पैसा भी कितना ही कमा लोगे। एक ज्ञान इकलौती ऐसी चीज़ है, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितने ताकतवर होंगे उतने आपके नीचे लोग कम होते जाएंगे। आप टॉप के कॉलेज में जाओ, टॉप की पढ़ाई करो, आपके उतने ही कम लोग हो जाएंगे जो आप जितने पढ़े लिखे हो। और आप अगर देखोगे, अगर वाकई आपको फॉलो करना है, तो बड़े बड़े आपके सेक्रेटरीज और जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, आपके RBI गवर्नर थे रघुराम राजन, वो IIT गोल्ड मेडलिस्ट, IIM गोल्ड मेडलिस्ट, ऑक्सफोर्ड गोल्ड मेडलिस्ट, सब जगह विदेश में जाके भी गोल्ड मेडल लेके आए। तो उस आदमी की आज भी इज्जत होती है। इन लोगों को प्राइवेटली भी लोग हायर करते हैं।
अगर आपको नॉलेज होगी तो गवर्नमेंट में भी आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं 15 साल बाद जाके शायद कोई जॉइंट सेक्रेटरी बनूंगा। अगर आप अभी बढ़िया कॉलेज से पढ़ के बढ़िया नॉलेज ले लेंगे, मान लीजिए आप फाइनेंस में अच्छी नॉलेज ले लेंगे, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में प्राइवेट में पढ़ के बहुत शानदार तरीके से आप ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, आपको डायरेक्ट सरकार में सेक्रेटरी भर्ती है। आपको 15 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा बैचमेट है, मेरे स्कूल से पढ़ा लड़का प्राइवेट है, वो पीएम मोदी के साथ काम करता है, और वो अभी नहीं, मेरी जब नौकरी नहीं लगी 10 साल पहले से काम करता है। अब देखिए, मैं शायद मोदी जी की शक्ल अगले 20 साल नहीं देख पाऊँ कि मेरा वो लेवल ही नहीं है, वो उनके साथ अभी काम कर रहा है प्राइवेट होते। तो माइंड में क्लैरिटी लाइए, वो 3 इडियट्स मूवी में भी उन्होंने गलत नहीं बोला था। सबसे पहली चीज़ है ज्ञान, दूसरी चीज़ है संस्कार। आप ज्ञान और संस्कार लेके चलिए। सुनने में बहुत अजीब लगेगा पर सच्चाई यही है, आज भी जितने भी लोग तरक्की कर रहे हैं वो ज्ञान और संस्कार लेके ही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं, विजय माल्या जैसा हमें नहीं बनना, उन अंबानी अदानी उनको मत सोचो, पर अंबानी पे जो हुआ था उनके पिता और दादा ने मेहनत करी तभी अंबानी हुआ। आज भी उन 2 भाइयों में एक भाई तरक्की नहीं कर रहा है, एक भाई तरक्की कर रहा है। थोड़ा भी गूगल विकिपीडिया करेंगे, सब जानते हैं एक भाई नालायक निकल गया, एक भाई अच्छा नहीं। बिकॉज एक भाई ने मेहनत करी और संस्कार करे, फालतू में पैसा खर्ची नहीं करी, इधर उधर बर्बाद नहीं किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने पापा के संस्कारों को आगे लेके गए। तो जब आप ऐसा करोगे आप तरक्की करोगे। आपके आसपास आप भी देखोगे जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, अच्छे बच्चे आपको दिख जाते हैं, संस्कारिया लोग। तो मैं आपसे कहूँगा, मोटिवेशन का कुछ ऐसा है नहीं, नोबडी इज देयर टू मोटिवेट। मैं किसी को हीरो नहीं मानता, मैं किसी को आज तक फॉलो नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी या किसी को भी फॉलो करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सही चीज़ को फॉलो करना भगवान राम को करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको भी आपको लगता है जिसमें सही संस्कार है। राम जी को मैं इसलिए नहीं पूछता कि भगवान है, मैं राम जी को इसलिए पूछता कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके संस्कार मुझे इसलिए पसंद है। शिव जी को इसलिए पूछता कि उनके संस्कार मुझे पसंद है। मैं कृष्ण जी की पूजा नहीं करता, आपको लगेगा कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मुझे उनके संस्कार मेरे से मैच नहीं करते। होंगे वो कलियुग के संस्कार होंगे, मुझे नहीं सूट करते। मुझे राम जी के संस्कार अच्छे लगे, मुझे शिव जी के संस्कार अच्छे लगे, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो बात आपको अपने मन में देखना, आप किस तरह की व्यक्ति हो, कैसे आप बढ़िया हो सकते हो। मेरी जितनी दुनिया में ज़्यादा मैंने भी नहीं देखा, जितना मैंने देखा मुझे लगता है कि आज भी ऐसा ही है, चाहे कलयुग आ गया हो, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। आपके सामने ठोकरें मिलेंगी, मुझे भी मिली हैं, आज भी खाना ठोकरें बहुत मिलती है, बहुत लड़ाई है, बहुत दिक्कत है, जगह जगह आपको रोकने वाले एक से एक पावरफुल आदमी बैठे। पर आपको जब शीशे में अपनी आंखों से आप मिलाते हो ना, जब आपको रात को नींद आती है, जो आपको ताकत मिलती है, और भगवान कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। आज से 3 साल पहले मैं नौकरी में नहीं था, मैं विदाउट पे बैठा था, मेरी सर्जरी हुई और मैंने बहुत तकलीफें ली, पर आज मैं हूँ, नौकरी में हूँ। कहीं ना कहीं इसमें भगवान आपको साथ देते हैं, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि चीज़ें आसान होंगी, एग्जाम क्लियर कर लिया, IAS बन गए तो चीज़ें आसान होंगी, ऐसा नहीं है। आप IAS बन गए चीज़ें आसान होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत IAS IPS बन के 3 साल 4 साल की नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी में ऐसे भी लोग हैं, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, माने जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके आप 50+ ट्रांसफर हो गए, वो ट्रांसफर क्या नॉर्मल है, वो तो रूल्स के अगेंस्ट है। हर 6 महीने 5 महीने किसके ट्रांसफर होते हैं, पर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ करी, अगर आपको लगता है प्राइवेट में स्टार्टअप खोलिए तो आप अमीर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, स्टार्टअप करने वाले आत्महत्या भी कर रहे हैं। बात वही है कि अगर आप संस्कार के पथ से भटके या मेहनत से भटके, और उसके बाद ठोकरों से हारना नहीं। आखिरी चीज़ मैं बोलूँगा, कभी भी आपको फेलियर से डरना नहीं। इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं लाइफ में फेल हो गया हूँ या मैं पिछले 5 साल से फेल ही हो रहा हूँ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग 10-10 साल 20-20 साल फेल हुए। मैं थोड़ा किस्मत में विश्वास करता हूँ, आपके लकीर में, आपकी किस्मत में जब तरक्की लिखी होगी वो तब आएगी। आप मेहनत करो, क्योंकि जिस साल आपकी तरक्की लिखी होगी, अगर आपने मेहनत नहीं करी ना, आप रह जाओगे। ये भगवान का आप कठोर सत्य मान लो, पर एक कठोर ही है। भगवान को थोड़ा कठोर होना पड़ता, और ये चीज़ है। आप मेहनत करते रहो, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा तभी होगा। मैं नहीं मानता कि सिर्फ मेहनत से तरक्की होगी, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेहनत से आप बाहर गेहूँ भी नहीं उगा सकते। आप फसल उगाना चाहोगे, सिर्फ मेहनत से नहीं होता, आपको किस्मत चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत छोड़ दोगे, कितनी ही किस्मत हो, आप कुछ नहीं करोगे। तो आप मेहनत करो, फेलियर से कभी मत डरो। मैं 6 साल फेल हुआ, 6 साल लगातार फेल हुआ, हर बार UPSC में फेल होता हूँ। 7वें साल भी मेरी हालत, मेरे खुद मन में आत्महत्या का आया था। आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना टूट गया था, मुझे लगा कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि IAS का ही पढ़ लो। मैं कर तो रहा हूँ, IAS IPS का लग तो रहा नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। दिया एग्जाम, मेहनत करी, रोते रोते पढ़ता था, रोज रोता था, क्योंकि जिंदगी में 6 साल फेलियर के बाद आदमी को उम्मीद नहीं है कि आगे भी कुछ मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ता। मैंने देखा कि 10 किताबें हैं, तो एक अप्रोच डिफरेंट करी कि मैंने शॉर्टकट नहीं, किसी टॉपर के नोट्स नहीं पढ़ी। मैं क्या ऐसा करता हूँ, अब जब हारना ही है तो ढंग से सब कुछ करके हारते। आखिरी अगर आत्महत्या करनी है तो सब करके करो ना भाई,
एक बार मैं दुनिया में सब उखाड़ दिया, कुछ नहीं बचा। तो 10 की 10 किताबें मैंने पढ़ा, मैं दिन रात से किताबें ही पढ़ता, समझ नहीं आती थी, 10 बार ट्राई करता था, नहीं आया तो उस किताब में से 50% आ गया, 100 पन्नों से 50 पन्ने समझ आया तो उतने समझूंगा और समझूंगा और करूँगा। दीवार, कई बार दीवार में सर मारने वाली मेहनत, या दीवार पर सर मारते रहो या तो सर फूटेगा, दीवार टूटेगी। और अगर बाकी आपकी किस्मत में लिखा होता तो दीवार टूट जाती है, कई बार सर से भी दीवार टूटती है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा आपसे यही है, कभी भी फेलियर से मत डरो, संस्कार को लेकर चलो और मेहनत से मत डरो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप आज नहीं करोगे तो बाद में करनी पड़ेगी। जिसने यंग एज में मेहनत कर ली वो आगे लाइफ आसान है, जिसने पहले मेहनत नहीं करी वो बुढ़ापे तक मेहनत करता है। तो मेहनत तो कभी भी करनी है, अभी मेहनत करो, बुढ़ापा आराम से जाएगा। अब मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है, 60 साल का, मुझे कुछ नहीं करना, मैं रिटायर हो जाऊँगा, मेरी पेंशन मिलेगी और अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, लाख 1.5 लाख पेंशन मिलती है, मुझे कुछ नहीं करना, घर में बैठ के आराम से रोटी खाऊंगा, मैं लोगों को गिफ्ट भी कर सकता हूँ, नहीं मेरे पोते पोती होंगे उनको गिफ्ट दूंगा, एनिवर्सरी बर्थडे मनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो दिस बिकॉज मैंने जवानी में मेहनत कर। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत, संस्कार और फेलियर से ना डरना, बोल्ड, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट, अंधा पॉजिटिव नहीं कि मैंने मेहनत भी नहीं करी, मैंने एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं। बीमारियां भी आएंगी, घर में तकलीफें भी आएंगी, माता पिता बूढ़े भी होते हैं, दादा दादी गुजर भी जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एक से एक बुरी चीज़ें होंगी, आपको नीचे गिराने के लिए बहुत चीज़ें होती है। ऐसे भी होंगे लोग, होता है हमारे देश में, पैसा दे के आपकी नौकरी दे देगा, पैसा दे के लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, आप देखोगे यार इसमें तो चीटिंग हो गई, इसमें घपला हो गया, ऐसा भी होगा, आपका दिल टूटेगा, मनोबल टूटेगा, पर आपको नहीं रुकना, आपको नहीं रुकना है, मेहनत करते रहना है, आपको सही जगह जाते रहने का। आपको लगता है कि किसी जगह जाने पे ज़्यादा गड़बड़ है, सिस्टम बढ़िया नहीं है, रास्ता बदल दो, कहीं और नौकरी करो, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ आपको लगता है कि चांसेस अच्छे हैं। अपने दोस्तों से बात करो, बड़े बूढ़ों से बात करो, टीचर से बात करो, नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, नेट पे अच्छी चीज़ें बहुत है, बुरी चीज़ें बहुत है, बुरी चीज़ें 25 साल के बाद देख लेना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो बहुत टाइम मिलेगा। अपनी वाइफ के साथ बैठ के आराम से देखना, दुनिया भर के टीवी सीरियल, अब मैं देखता हूँ रोज रात को टीवी सीरियल देखता हूँ, अब क्या काम है मुझे, रात को कुछ काम का है, टीवी सीरियल देखो आराम से, तो उसके लिए टाइम मिलेगा। स्पोर्ट्स चीज़, हर चीज़ के लिए लोग, यंग लोग होता है, मेरे बैचमेट्स शराब पीते, दारू पीते, सिगरेट पीते, करते, पर अब सब लाइफ में अचीव करो, फिर जितना बुरा करना आप करो, आपके ऊपर। पर अगर आप अभी अपने संस्कारों से अगर छेड़खानी कर दोगे, अचीव नहीं करते, फिर सर आप गलत काम ही करते रहोगे, तो सही काम करने की उम्मीद भी नहीं होगी ना, आपके पास ऑप्शन है। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि आप ऑप्शन लो। बुरा बनना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। बुरा मैं आज चाहूँ आज बन सकता है, अच्छा बनना मुश्किल। बुरा बनना 30 साल के बाद बनता है। 30 साल तक देश को अपनी एनर्जी देते, खुद को अपनी एनर्जी, खुद बढ़िया आदमी बनना। तो आप 30 साल हो ना, यू टेक अ डिसीजन, आई लीव इट टू यू। आपको गब्बर बनना है या जयवीर बनना शुरू है, तो आपको अच्छा आदमी बनना है, बुरा आदमी बनना है, राम बनना है, रावण बनना है, इट इज़ अप टू यू। मैं आपको नहीं दूंगा आपको क्या डिसाइड है, लेकिन 30 साल तक राम बन के 30 साल तक आप मेहनत करो, अच्छी से करो। आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप जरूर जीवन में बढ़िया करोगे, जहाँ भी होगा उससे अच्छा करोगे। और कुछ तो मेरे लिए नहीं है, और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पेरेंट्स आपको अच्छा गाइड कर देते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा हीरो आपके अपने माता पिता और आपके गुरु, इससे अच्छा हीरो कोई होता नहीं। कोई भी, चाहे कोई भी हो, उसको हीरो या कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड नोबडी इज ग्रेट, कोई आदमी ग्रेट नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई भी हो। कोई ग्रेट आदमी होते हैं, सब आम आदमी। हर आदमी इज अ कॉमन मैन, बस उसने मेहनत करी, किस्मत चमक गई, पहुंचे। आप मेहनत करो, किस्मत बुलंद होगी, आप भी पहुंचे। ठीक है, दैट्स ऑल। मैं कुछ किसी को डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। मैं तो अपनी वैल्यू, अपने सिस्टम को बता दिया जो मेरा लाइफ में प्रिंसिपल है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछने में, किसी को फील फ्री करो, प्लीज, नॉट एन ऑफिसर, एज अ फ्रेंड आप पूछ लो, कुछ भी पूछना है, किसी को भी है। नहीं, लेट हो गया, घर जाना है, बोर हो रहा है, कोई तो बोर हो रहा होगा, गर्मी लगी होगी, कह रही क्या यार बिठा दिया। कुछ लोगों को जबरदस्ती बिठा होगा, मुझे बिठा देते, मुझे बहुत गुस्सा आता था, एंड आई एम रियली सॉरी, आपसे माफी चाहता हूँ। हाथ जोड़ के इसको जोड़ नहीं चाहता, जबरदस्ती बैठा है कि मुझे कोई बुक्स लेनी थी, मुझे तो घर में तो पढ़ता हूँ यार, मुझे किसी मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस बुक्स के चक्कर बिठा दिया। ऐसा होता है, कड़वा घुल पी के आज गुस्सा निकाल लेना, कहीं किसी दीवारों के सोफे पंच करना, गुस्सा निकाल लेना। हम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ इसको ज़बरदस्ती मत बैठाइए, मोटिवेट खुद है वो आए, ज़बरदस्ती किसी को ना बैठाएं, आई डोंट लाइक इट। तो मैं इसको ये विराम दूंगा, और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को लीड कर दें। इसके बाद
मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें और सबसे मोटिवेट करवाएंगे नहीं बहुत ही माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन से सर ने क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को नॉलेज शेयर लेकिन आज का जो दौर चल रहा है हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग STS को लेते हैं, आज हम देखते हैं कि STS में एक बस ड्राइवर को 18-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है और हमारे बीच उपस्थित है एक अच्छे और गुड कॉन्ट्रैक्टर्स है उत्तम जी, तो इनका सैलरी 30,000। तो कई सारे हिटैची ऑपरेटर्स हैं जिसको सैलरी दिया जाता है 45,000 और जबकि वहीं डिपार्टमेंट में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि 28,000 है, 30,000 है। तो हम लोग अभी सर बहुत बढ़िया से बताएं कि खाली गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी में हम लोगों को काम नहीं करना। नंबर 1 सेक्टर को चुनना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए कि हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। हम किस सेक्टर में काम करेंगे ताकि हमारा मुकाम हासिल हो। कई सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जिसमें अगर हम काम करेंगे तो बहुत बड़ी कल्पना नहीं, बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं होगी, लेकिन आप अपना परिवार को बहुत अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हम लोग जब कौशल विकास के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक छोटा सा स्टील का गेट हम प्रिपेयर करते हैं जिसको कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हम लोग जब कौशल विकास के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक छोटा सा स्टील का गेट हम प्रिपेयर करते हैं जिसको एक शॉपकीपर भी विवास जी जो है 1 kg स्टील बेच रहा है 65 रुपीज़ और जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंतर्गत लाते हैं, उसको वजन करते हैं तो वहाँ कॉस्ट आता है 200 रुपये। तो हम लोग जब बाइफरकेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 135 रुपीज़ से 130 रुपीज़ जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो हम जब उसकी कल्पना करते हैं, जब उसको बाइफरकेट करके स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ क्राइसिस क्यों आया, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों की कमियाँ हैं और लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अब डिग्रीपुर में ही इतना सारा काम है, वेल्डिंग का गैरेज, ग्रिल बनाने का गैरेज, अच्छा पेंट मारने वाला, अच्छा वर्कर्स जो स्किल्ड लेवल में। मैं 2000 में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में विजिट किया। मेरे पापा को हॉस्पिटलाइज के लिए मैं चेन्नई गया था, तो जितने लोग वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स था, एक होटल था, स्टे, तो जितने लोग रॉड बाइंडिंग करते बांधते थे वो सब डिप्लोमा होल्डर्स। और हम जब अपनी स्थिति को अंडमान में देखते हैं तो वो उसके पास कोई किस्म का डिग्रियां नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि RCC का मीनिंग क्या है, उसको कैसे बांधना है, कैसे लैटिट्यूड रहना है, कैसे लॉन्गिट्यूड रहना है, कौन सा बाइंडर रहेगा, कौन सा। तो हमारा जो स्कूल में गया, प्रिंसिपल सर से मिला, मैंने कहा मैं फ्री कोचिंग खोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उनका इतना नेगेटिव जवाब था कि आप नहीं जानते डिग्रीपुर के लोगों को मत खोलिए, अभी आप नए नए हैं, 1 साल रुकिए, आपकी करने की इच्छा होनी चाहिए। और आज मैं 3 साल से चला रहा हूँ, मत आप नहीं जानते यहाँ के लोगों को। मेरा तो आज 3 साल हो गया, मेरे सबके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। मैं यहाँ बॉटम से शुरू हुआ। हाँ, उत्तम साहब का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि रूम रेंट के लिए उन्होंने मेरे से 1 पैसा पकड़ी नहीं है। जो मुझे सपोर्ट करता, मैं सच बोलने में एकदम पीछे नहीं। हाँ, ये चीज़ मैंने सीखा है कि सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, आप अपने किसी भी काम में रहें उसमें ईमानदार रहें। चाहे अगर मैं फॉरेस्ट में हूँ, मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, अपने काम के प्रति। जो टीचर, अगर देश का भविष्य टीचर पे निर्भर करता है। अगर छोटा टीचर भी, जो बॉटम का टीचर होता है, सही से पढ़ाए, आज जितने बच्चे बैठे उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो टीचर नहीं पढ़ाया है। मेरे फैमिली में कहना नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे चारों मामा अमेरिका रहते हैं, सब SIS का साइंटिस्ट है, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो बहुत मेरी फैमिली वहाँ बड़ी है। मेरे भैया सुप्रीम कोर्ट में लीगल मीडिया एडवाइजर, वो सब अलग मैटर है। लेकिन ये चीज़ है कि जब तक बॉटम मजबूत नहीं होगा ना, आज आपको पढ़ाने में मुझे कितना प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी काम करें
अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें और सबसे पहले अपने साथ ईमानदार रहें, तब आपका सारा काम ईमानदार है। क्योंकि जिस दिन आप बेईमान हो जाएंगे उस दिन आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, ये पहली चीज़ है। और चाहे छोटा चीज़ सिखाया जाए चाहे बड़ा चीज़ सिखाया जाए, मैं हो सकता है बहुत कुछ नहीं जानता, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और मेरा एग्जाम था अभी IIT रुड़की, आप लोग को पता है 16, 17, 18 3 दिन में अपना क्लास बैक किया हूँ ड्यू टू माई सम फैमिली रीजन। फिर हम दोबारा जाएंगे, देखते हैं जो भी है। तो इसके साथ में लास्ट एंड लीस्ट नहीं, आगे भी है, प्रमुख सर से कहेंगे तो सब बोले बच्चों के लिए। सर एक सेकंड, सर ने बहुत अच्छा एक बात बोले हैं। टीचर्स का जो प्रोफेशन है बहुत लीगल प्रोफेशन है, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे संस्था के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे टीचर्स को अपडेट पॉइंट में लाते हैं, ताकि वो आज जो नीतियाँ चल रही है उसके अंतर्गत कैसे पढ़ाएं।